ज्योतिष शायद सबसे पुराना विषय और एक अर्थों में सबसे ज्यादा तिरस्कृत विषय भी है। सबसे पुराना इसलिए कि मनुष्य जाति के इतिहास की जितनी खोजबीन हो सकी है उसमें ज्योतिष ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मौजूद न रहा हो। जीसस से 25,000 वर्ष पूर्व सुमेर में मिले हुए हड्डी के अवशेषों पर ज्योतिष के चिन्ह अंकित हैं। पश्चिम में पुरानी से पुरानी जो खोजबीन हुई है वो जीसस से 25,000 वर्ष पूर्व इन हड्डियों की है जिन पर ज्योतिष के चिन्ह और चंद्र की यात्रा के चिन्ह अंकित हैं। लेकिन भारत में तो बात और भी पुरानी है। ऋग्वेद में 95,000 वर्ष पूर्व ग्रह नक्षत्रों की जैसी स्थिति थी उसका उल्लेख है। इसी आधार पर लोकमान्य तिलक ने यह तय किया था कि ज्योतिष 90,000 वर्ष से ज्यादा पुराने तो निश्चित ही होने चाहिए, क्योंकि वेद में यदि 95,000 वर्ष पहले जैसी नक्षत्रों की स्थिति थी उसका उल्लेख है तो वो उल्लेख इतना पुराना तो होगा ही, क्योंकि उस समय जो स्थिति थी नक्षत्रों की उसे बाद में जानने का कोई भी उपाय नहीं था। अब हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हो सके हैं कि हम जान सकें अतीत में कि नक्षत्रों की स्थिति कब कैसी रही होगी। ज्योतिष की सर्वाधिक गहरी मान्यताएं भारत में पैदा हुई। सच तो यह है कि ज्योतिष के कारण ही गणित का जन्म हुआ। ज्योतिष की गणना के लिए ही सबसे पहले गणित का जन्म हुआ और इसीलिए अंक गणित के जो अंक हैं वो भारतीय हैं। सारी दुनिया की भाषाओं में 1 से लेकर 9 तक जो गणना के अंक हैं वे समस्त भाषाओं में जगत की भारतीय हैं और सारी दुनिया में 9 डिजिट 9 अंक स्वीकृत हो गए। उसका भी कुल कारण इतना है कि वे 9 अंक भारत में पैदा हुए और धीरे धीरे सारे जगत में फैल गए। जिसे आप अंग्रेजी में 9 कहते हैं वो अंग्रेजी के संस्कृत के 9 का ही रूपांतरण है। जिसे आप 8 कहते हैं वो संस्कृत के 8 का ही रूपांतरण है। 1 से लेकर 9 तक जगत की समस्त सभ्य भाषाओं में गणित के जो अंकों का प्रचलन है वो भारतीय ज्योतिष के प्रभाव में हुआ। भारत से ज्योतिष की पहली किरणें सुमेर की सभ्यता में पहुंची। सुमेरियंस ने सबसे पहले ईसा से 6,000 वर्ष पूर्व पश्चिम के जगत के लिए ज्योतिष का द्वार खोला। सुमेरियंस ने सबसे पहले नक्षत्रों के वैज्ञानिक अध्ययन की आधारशिलाएं रखी। उन्होंने बड़े ऊंचे 700 फीट ऊंचे मीनार बनाए और उन मीनारों पर सुमेरियन पुरोहित 24 घंटे आकाश का अध्ययन करते थे। 2 कारणों से। एक तो सुमेरियन को इस गहरे सूत्र का पता चल गया था कि मनुष्य के जगत में जो भी घटित होता है उस घटना का प्रारंभिक स्रोत
नक्षत्रों से किसी न किसी भांति संबंधित है। जीसस से 6000 वर्ष पहले सुमेरियंस की यह धारणा कि पृथ्वी पर जो भी बीमारी पैदा होती है, जो भी महामारी पैदा होती है, वो सब नक्षत्रों से संबंधित है। अब तो इसके लिए वैज्ञानिक आधार मिल गए हैं और जो लोग आज के विज्ञान को समझते हैं वो कहते हैं सुमेरियंस ने मनुष्य जाति का असली इतिहास प्रारंभ किया। इतिहासज्ञ कहते हैं कि सब तरह का इतिहास सुमेर से शुरू होता है। पैरासिलेसस ने एक मान्यता को गति दी और वो मान्यता ये थी कि आदमी तभी बीमार होता है जब उसके और उसके जन्म के साथ जुड़े हुए नक्षत्रों के बीच का तारतम्य टूट जाता है। इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है। उससे बहुत पहले पाइथागोरस ने यूनान में कोई ईसा से 6000 वर्ष पूर्व, आज से कोई 2500 वर्ष पूर्व, ईसा से 600 वर्ष पूर्व पाइथागोरस ने प्लेनेटरी हार्मोनी, ग्रहों के बीच एक संगीत का संबंध है, इसके संबंध में एक बहुत बड़े दर्शन को जन्म दिया था। और पाइथागोरस ने जब ये बात कही थी तब वो भारत और इजिप्ट, इन दो मुल्कों की यात्रा करके वापस लौटा था। अब पाइथागोरस जब भारत आया तब भारत बुद्ध और महावीर के विचारों से तीव्रता से आप्लावित था। पाइथागोरस हिंदुस्तान से वापस लौट के जो बातें कहा है उसमें उसने महावीर और विशेषकर जैनों के संबंध में बहुत सी बातें महत्वपूर्ण कही। उसने जैनों को जेनोसोफिस्ट कह के पुकारा है। सोफिस्ट का मतलब होता है दार्शनिक और जैनों का मतलब तो जैन। तो जैन दार्शनिक को पाइथागोरस ने जेनोसोफिस्ट कहा है। नग्न रहते हैं, इस सारी बात की है। पाइथागोरस मानता था कि प्रत्येक नक्षत्र या प्रत्येक ग्रह या उपग्रह जब यात्रा करता है अंतरिक्ष में तो उसकी यात्रा के कारण एक विशेष ध्वनि पैदा होती। प्रत्येक नक्षत्र की गति एक विशेष ध्वनि पैदा करती है और प्रत्येक नक्षत्र की अपनी व्यक्तिगत निजी ध्वनि है और इन सारे नक्षत्रों की ध्वनियों का एक तालमेल है जिसे वो विश्व की संगीत बद्धता, हार्मनी कहता था। जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तब उस जन्म के क्षण में इन नक्षत्रों के बीच जो संगीत की व्यवस्था होती है वो उस मनुष्य के प्राथमिक सरलतम संवेदनशील चित्त पर अंकित हो जाती है। वही उसे जीवन भर स्वस्थ और अस्वस्थ करती है। जब भी वो अपनी उस मौलिक जन्म के साथ पाई गई संगीत व्यवस्था के साथ तालमेल बना लेता है तो स्वस्थ हो जाता है और जब उसका तालमेल छूट जाता है तो अस्वस्थ हो जाता है। पैरासिलस ने इस संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। वो किसी मरीज को दवा नहीं देता था जब तक उसकी जन्म कुंडली ना देख ले। और बड़ी हैरानी की बात है कि पैरासिलस ने जन्म कुंडलियां देखकर ऐसे मरीजों को ठीक किया जिनको चिकित्सक कठिनाई में पड़ गए थे और ठीक नहीं कर पाते थे। उसका कहना था जब तक मैं ये ना जान लूं कि ये व्यक्ति किन नक्षत्रों की स्थिति में पैदा हुआ है तब तक इसके अंतर संगीत के सूत्र को भी पकड़ना संभव नहीं है। और जब तक मैं ये ना जान लूं कि इसके अंतर संगीत की व्यवस्था क्या है तो इसे कैसे हम स्वस्थ करें, क्योंकि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है इसे थोड़ा समझ लें। अगर साधारणतः हम चिकित्सक से पूछें कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है तो वो इतना ही कहेगा बीमारी का न होना, पर उसकी परिभाषा नेगेटिव है, नकारात्मक है। और ये दुखद बात है कि स्वास्थ्य की परिभाषा हमें बीमारी से करनी पड़े। स्वास्थ्य तो पॉजिटिव चीज है, बीमारी नेगेटिव है, नकारात्मक है। स्वास्थ्य तो स्वभाव है, बीमारी तो आक्रमण है।
तो स्वास्थ्य की परिभाषा हमें बीमारी से करनी पड़े, ये बात अजीब है। घर में रहने वाले की परिभाषा मेहमान से करनी पड़े तो बात अजीब है। स्वास्थ्य तो हमारे साथ है, बीमारी कभी होती है। स्वास्थ्य तो हम लेकर पैदा होते हैं, बीमारी उस पर आती है। पर हम स्वास्थ्य की परिभाषा अगर चिकित्सकों से पूछें तो वो यही कह पाते हैं कि बीमारी नहीं है तो स्वस्थ है। पैरासिलिस कहता था ये व्याख्या गलत है, स्वास्थ्य की पॉजिटिव डेफिनेशन होनी चाहिए। पर उस पॉजिटिव डेफिनेशन को, उस विधायक व्याख्या को कहां से पकड़ेंगे? तब पैरासिलिस कहता था जब तक हम तुम्हारे अंतर्निहित संगीत को न जान लें, वही तुम्हारा स्वास्थ्य है, तब तक हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी बीमारियों से तुम्हारा छुटकारा करवा सकते हैं। लेकिन हम एक बीमारी से तुम्हें छुड़ाएंगे और तुम दूसरी बीमारी को तत्काल पकड़ लोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतरी संगीत के संबंध में कुछ भी नहीं किया जा सका। असली बात तो वही थी कि तुम्हारा भीतरी संगीत स्थापित हो जाए। इस संबंध में पैरासिलिस को हुए तो कोई 500 वर्ष होते हैं। उसकी बात भी खो गई थी, लेकिन अब पिछले 20 वर्षों में 1950 के बाद दुनिया में ज्योतिष का पुनर्आविर्भाव हुआ है। और आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ नए विज्ञान पैदा हुए हैं जिनके संबंध में कुछ आपसे कह दूं तो फिर पुराने विज्ञान को समझना आसान हो जाएगा। 1950 में एक नई साइंस का जन्म हुआ। उस साइंस का नाम है कॉस्मिक केमिस्ट्री, ब्रह्म रसायन। उसको जन्म देने वाला आदमी है जियाजार्जी गियोर्डी। यह आदमी इस सदी के कीमती से कीमती थोड़े से आदमियों में एक है। इस आदमी ने वैज्ञानिक आधारों पर प्रयोगशालाओं में अनंत प्रयोगों को करके यह सिद्ध किया है कि जगत, पूरा जगत एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। पूरा जगत एक शरीर है, और अगर मेरी उंगली बीमार पड़ जाती है तो मेरा पूरा शरीर प्रभावित होता है। शरीर का अर्थ होता है कि टुकड़े अलग अलग नहीं है, संयुक्त हैं, जीवंत रूप से इकट्ठे हैं। अगर मेरी आंख में तकलीफ होती है तो मेरे पैर का अंगूठा भी अनुभव करता है, और अगर मेरे पैर को चोट लगती है तो मेरे हृदय को भी खबर मिलती है, और अगर मेरा मस्तिष्क रुग्ण हो जाता है तो मेरा शरीर पूरा का पूरा बेचैन हो जाएगा, और अगर मेरा पूरा शरीर नष्ट कर दिया जाए तो मेरे मस्तिष्क को खड़े होने के लिए जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। मेरा शरीर एक ऑर्गेनिक यूनिटी है, एक एकता है, जीवंत। उसमें कोई भी एक चीज को छुओ तो सब प्रवाहित होता है, सब प्रभावित हो जाता है। कॉस्मिक केमिस्ट्री कहती है कि पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है, उसमें कोई भी चीज अलग अलग नहीं है, सब संयुक्त है। इसलिए कोई तारा कितने ही दूर क्यों ना हो, वो भी जब बदलता है तो हमारे हृदय की गति को बदल जाता है। और सूरज चाहे कितने ही फासले पे क्यों ना हो, जब वो ज्यादा उत्तप्त होता है तो हमारे खून की धाराएं बदल जाती हैं। हर 11 वर्षों में, पिछली बार जब सूरज पर बहुत ज्यादा गतिविधि चल रही थी और अग्नि के विस्फोट चल रहे थे, तो एक जापानी चिकित्सक तोमातो बहुत हैरान हुआ। वो चिकित्सक स्त्रियों के खून पर निरंतर काम कर रहा था 20 वर्षों से। स्त्रियों के खून की एक विशेषता है जो पुरुषों के खून की नहीं है। उनके मासिक धर्म के समय उनका खून पतला हो जाता है, और पुरुष का खून पूरे समय एक सा रहता है। स्त्रियों का खून मासिक धर्म के समय पतला हो जाता है, या गर्भ जब उनके पेट में होता है तब उनका खून पतला हो जाता है। पुरुष और स्त्री के खून में एक बुनियादी फर्क तोमोतो अनुभव कर रहा था। लेकिन जब सूरज पर बहुत जोर से तूफान चल रहे थे आणविक शक्तियों के, हर 11 वर्ष में चलते हैं, तो वो चकित हुआ कि पुरुषों का खून भी पतला हो जाता है। जब सूरज पर आणविक तूफान चलता है तब पुरुष का खून भी पतला हो जाता है।
ये बड़ी नई घटना थी, ये इसके पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थी कि पुरुष के खून पर सूरज पर चलने वाले तूफान का कोई प्रभाव पड़ेगा। और अगर खून पर प्रभाव पड़ सकता है तो फिर किसी भी चीज पर प्रभाव पड़ सकता है। एक दूसरा अमेरिकन विचारक है फ्रैंक ब्राउन। वो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाने का काम करता रहा है। उसकी आधी जिंदगी अंतरिक्ष में जो मनुष्य यात्रा करने जाएंगे उनको तकलीफ ना हो इसके लिए काम करने की रही है। सबसे बड़ी विचारणीय बात यही थी कि पृथ्वी को छोड़ते ही अंतरिक्ष में न मालूम कितने प्रभाव होंगे, न मालूम कितनी धाराएं होंगी रेडिएशन की, किरणों की, वो आदमी पर क्या प्रभाव करेंगी। लेकिन 2000 साल से ऐसा समझा जाता रहा है अरस्तु के बाद पश्चिम में कि अंतरिक्ष शून्य है, वहां कुछ है ही नहीं। 200 मील के बाद पृथ्वी पर हवाएं समाप्त हो जाती हैं और फिर अंतरिक्ष शून्य है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों की खोज ने सिद्ध किया कि वो बात गलत है। अंतरिक्ष शून्य नहीं है, बहुत भरा हुआ है। और ना तो शून्य है ना मृत है, बहुत जीवंत है। सच तो यह है कि पृथ्वी की 200 मील की हवाओं की परतें सारे प्रभावों को हम तक आने से रोकती हैं। अंतरिक्ष में तो अद्भुत प्रवाहों की धाराएं बहती रहती हैं। उनको आदमी सह पाएगा या नहीं, तो आप जान के हैरान होंगे और हंसेंगे भी कि आदमी को भेजने के पहले ब्राउन ने आलू भेजे अंतरिक्ष में, क्योंकि ब्राउन का कहना है आलू और आदमी में बहुत भीतरी फर्क नहीं है। अगर आलू सड़ जाएगा तो आदमी नहीं बच सकेगा, और अगर आलू बच सकता है तो ही आदमी बच सकेगा। आलू बहुत मजबूत प्राणी है और आदमी तो बहुत संवेदनशील है। अगर आलू भी नहीं बच सकता अंतरिक्ष में और सड़ जाएगा तो आदमी के बचने का कोई उपाय नहीं। अगर आलू लौट आता है जीवंत, मरता नहीं है, और उसे जमीन में बोने पे अंकुर निकल आता है, तो फिर आदमी को भेजा जा सकता है। तब भी डर है कि आदमी सह पाएगा या नहीं। इससे एक और हैरानी की बात ब्राउन ने सिद्ध की कि आलू जमीन के भीतर पड़ा हुआ या कोई भी बीज जमीन के भीतर पड़ा हुआ भी बढ़ता है सूरज के ही संबंध में। सूरज ही उसे जगाता उठाता है, उसके अंकुर को पुकारता और ऊपर उठाता है। ब्राउन एक दूसरे शास्त्र का अन्वेषक है और उस शास्त्र को अभी ठीक ठीक नाम मिलना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी उसे कहते हैं प्लेनेटरी हेरेडिटी, उपग्रही वंशानुक्रम। अंग्रेजी में शब्द है होरोस्कोप, वो यूनानी होरोस्कोपस का रूप है। होरोस्कोप यूनानी शब्द का अर्थ होता है मैं देखता हूं जन्मते हुए ग्रह को, शब्द का अर्थ होता है। असल में जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसी समय पृथ्वी के चारों ओर क्षितिज पर अनेक नक्षत्र जन्म लेते हैं, उठते हैं। जैसे सूरज उठता है सुबह, जैसे सुबह सूरज उगता है सांझ डूबता है, ऐसे ही 24 घंटे अंतरिक्ष में नक्षत्र उगते हैं और डूबते हैं। जब एक बच्चा पैदा हो रहा है, समझें सुबह 6 बजे बच्चा पैदा हो रहा है, वही वक्त सूरज भी पैदा हो रहा है, उसी वक्त और कुछ नक्षत्र पैदा हो रहे हैं। कुछ नक्षत्र डूब रहे हैं, कुछ नक्षत्र ऊपर हैं, कुछ नक्षत्र उतार पर चले गए, कुछ नक्षत्र चढ़ाव पर हैं। ये बच्चा जब पैदा हो रहा है तब अंतरिक्ष में नक्षत्रों की एक स्थिति है। अब तक ऐसा समझा जाता था, और अभी भी अधिक लोग जो बहुत गहराई से परिचित नहीं है वो ऐसा ही सोचते हैं कि चांद तारों से आदमी के जन्म का क्या लेना देना। चांद तारे कहीं भी हों, इससे एक गांव में बच्चा पैदा हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा।
फिर वे ये भी कहते हैं कि एक ही बच्चा पैदा नहीं होता, एक तिथि में, एक नक्षत्र की स्थिति में लाखों बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से एक प्रेसिडेंट बन जाता है किसी मुल्क का, बाकी तो नहीं बन पाते। एक उनमें से 100 वर्ष का होकर मरता है, दूसरा 2 दिन का ही मर जाता है। एक उसमें से बहुत बुद्धिमान होता है और एक निर्बुद्धि रह जाता है। तो साधारण देखने पर पता चलता है कि इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का किसी के बच्चे के पैदा होने से, हॉरोस्कोप से क्या संबंध हो सकता है। यह तर्क इतना सीधा और साफ मालूम होता है कि ये चांद तारे एक बच्चे के जन्म की चिंता भी नहीं करते हैं, और फिर एक बच्चा ही पैदा नहीं होता, एक स्थिति में लाखों बच्चे पैदा होते, पर लाखों बच्चे एक से नहीं होते। इन तर्कों से ऐसा लगने लगा था, 300 वर्षों से तर्क दिए जा रहे हैं कि कोई संबंध नक्षत्रों से व्यक्ति के जन्म का नहीं है। लेकिन ब्राउन, पिकॉडी और इन सारे लोगों की तो इन सब की खोज का एक अद्भुत परिणाम हुआ है, और वो ये कि ये वैज्ञानिक कहते हैं अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि व्यक्तिगत रूप से कोई बच्चा प्रभावित होता होगा, लेकिन अब हम ये पक्के रूप से कह सकते हैं कि जीवन प्रभावित होता है। एक बात, व्यक्तिगत रूप से बच्चा प्रभावित होता होगा हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन जीवन निश्चित रूप से प्रभावित होता है। और अगर जीवन प्रभावित होता है तो हमारी खोज जैसे जैसे सूक्ष्म होगी, वैसे वैसे हम पाएंगे कि व्यक्ति भी प्रभावित होता है। इससे एक बात और ख्याल में ले लेनी जरूरी है, जैसा सोचा जाता रहा है वो तथ्य नहीं है। ऐसा सोचा जाता रहा है कि ज्योतिष विकसित विज्ञान नहीं है, प्रारंभ उसका हुआ और फिर वो विकसित नहीं हो सका। लेकिन मेरे देखे स्थिति उल्टी है। ज्योतिष किसी सभ्यता के द्वारा बहुत बड़ा विकसित विज्ञान है, फिर वो सभ्यता खो गई और हमारे हाथ में ज्योतिष के अधूरे सूत्र रह गए। ज्योतिष कोई नया विज्ञान नहीं है जिसे विकसित होना है, बल्कि कोई विज्ञान है जो पूरी तरह विकसित हुआ था और फिर जिस सभ्यता ने उसे विकसित किया वो खो गई, और सभ्यताएं रोज आती हैं और खो जाती हैं। फिर उनके द्वारा विकसित चीजें भी अपने मौलिक आधार खो देती हैं, सूत्र भूल जाती हैं, उनके आधारशिलाएं खो जाती हैं। विज्ञान आज इसे स्वीकार करने के निकट पहुंच रहा है कि जीवन प्रभावित होता है, और एक छोटे बच्चे के जन्म के समय उसकी चित्त की स्थिति ठीक वैसी होती है जैसे बहुत सेंसिटिव फोटोप्लेट की। इस पर 2-3 बातें और ख्याल में ले लें। ताकि समझ में आ सके कि जीवन प्रभावित होता है, और अगर जीवन प्रभावित होता है तो ही ज्योतिष की कोई संभावना निर्मित होती, अन्यथा निर्मित नहीं होती। जुड़वा बच्चों को समझने की थोड़ी कोशिश करें। 2 तरह के जुड़वा बच्चे होते हैं। एक तो जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक ही अंडे से पैदा होते हैं, और दूसरे जुड़वा बच्चे होते हैं जो होते तो जुड़वा हैं लेकिन 2 अंडों से पैदा होते हैं। मां के पेट में 2 अंडे होते हैं, 2 बच्चे पैदा होते हैं। कभी कभी एक ही अंडा होता है और एक अंडे के भीतर 2 बच्चे होते हैं। एक अंडे से जो 2 बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके जन्म का क्षण बिल्कुल एक होता है। 2 अंडों से जो बच्चे पैदा होते हैं वो जुड़वा हम कहते जरूर हैं, लेकिन उनके जन्म का क्षण एक नहीं होता। और एक बात समझ लें कि जन्म दोहरी बात है। जन्म का पहला अर्थ तो है गर्भाधारण। ठीक जन्म तो उस दिन होता है जिस दिन मां के पेट में गर्भ आरोपित होता है। ठीक जन्म, जिसको आप जन्म कहते हैं वो नंबर 2 का जन्म है, जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है। अगर हमें ज्योतिष की पूरी खोजबीन करनी हो, जैसा कि हिंदुओं ने की थी, अकेले हिंदुओं ने की थी और उसके बड़े उपयोग किए थे, तो असली सवाल यह नहीं कि बच्चा कब पैदा होता है। असली सवाल यह है कि बच्चा कब गर्भ में
प्रारंभ करता है अपनी यात्रा। गर्भ कब निर्मित होता है? क्योंकि ठीक जन्म वही है। इसलिए हिंदुओं ने तो यह भी तय किया था कि ठीक जिस भांति के बच्चे को जन्म देना हो, उस भांति के ग्रह नक्षत्र में यदि संभोग किया जाए और गर्भाधारण हो जाए तो उस तरह का बच्चा पैदा होगा। अब इसमें मैं थोड़ा पीछे आपको कुछ कहूंगा, क्योंकि इस संबंध में भी काफी काम इधर हुआ है और बहुत सी बातें साफ हुई हैं। साधारणतः हम सोचते हैं कि एक बच्चा सुबह 6 बजे पैदा होता है, तो 6 बजे पैदा होता है इसलिए 6 बजे प्रभात में जो नक्षत्रों की स्थिति होती है उससे प्रभावित होता है। लेकिन ज्योतिष को जो गहरा जानते हैं वो कहते हैं कि वो 6 बजे पैदा होने की वजह से ग्रह नक्षत्र उस पर प्रभाव डालते हैं, ऐसा नहीं। वो जिस तरह के प्रभावों के बीच पैदा होना चाहता है उस घड़ी और नक्षत्र को जन्म के लिए चुनता है। ये बिल्कुल भिन्न बात है। बच्चा जब पैदा हो रहा है, ज्योतिष की गहन खोज करने वाले लोग कहेंगे कि वो अपने ग्रह नक्षत्र चुनता है कि कब उसे पैदा होना है। और गहरे जाएंगे तो वो अपना गर्भाधारण भी चुनती है। प्रत्येक आत्मा अपना गर्भाधारण चुनती है कि कब उसे गर्भ स्वीकार करना है, किस क्षण में। क्षण छोटी घटना नहीं है। क्षण का अर्थ पूरा विश्व उस क्षण में कैसा है और उस क्षण में पूरा विश्व किस तरह की संभावनाओं के द्वार खोलता है। जब एक अंडे में 2 बच्चे एक साथ गर्भाधारण लेते हैं तो उनके गर्भाधारण का क्षण एक ही होता है और उनके जन्म का क्षण भी एक होता है। अब ये बहुत मजे की बात है कि एक ही अंडे से पैदा हुए 2 बच्चों का जीवन इतना एक जैसा होता है, इतना एक जैसा होता है कि यह कहना मुश्किल है कि जन्म का क्षण प्रभाव नहीं डालता। एक अंडे से पैदा हुए 2 बच्चे, उनका आईक्यू, उनका बुद्धिमाप करीब करीब बराबर होता है। और जो थोड़ा सा भेद दिखता है, वो जो जानते हैं वो कहते हैं वो हमारे मेजरमेंट की गलती के कारण। अभी तक हम ठीक मापदंड विकसित नहीं कर पाए हैं जिनसे हम बुद्धि का अंक नाप सकें। थोड़ा सा जो भेद कभी पड़ता है वो हमारे तराजू की भूल चूक है। अगर एक अंडे से पैदा हुए 2 बच्चों को बिल्कुल अलग अलग पाला जाए तो भी उनके बुद्धि अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक को हिंदुस्तान में पाला जाए और एक को चीन में पाला जाए, कभी एक दूसरे को पता भी न चलने दिया जाए। ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं जब दोनों बच्चे अलग अलग बड़े हुए, लेकिन उनके बुद्धि अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी हैरानी की बात है, बुद्धि अंक तो ऐसी चीज है कि जन्म की पोटेंशियलिटी से जुड़ी है, लेकिन वो जो चीन में जुड़वा बच्चा है एक ही अंडे का, जब उसको जुकाम होगा तब जो भारत में बच्चा है उसको भी जुकाम हो जाए। आमतौर से एक अंडे से पैदा हुए बच्चे एक ही साल में मरते हैं। ज्यादा से ज्यादा उनकी मृत्यु में फर्क 3 महीने का होता है और कम से कम 3 दिन का, पर वर्ष वही होता है। अब तक ऐसा नहीं हो सका कि एक ही अंडे से पैदा हुए 2 बच्चे की मृत्यु के बीच वर्ष का फर्क पड़ा हो। 3 महीने से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक बच्चा मर गया है तो हम मान सकते हैं कि 3 दिन के बाद और 3 महीने के बीच दूसरा बच्चा मर जाएगा। इनके रुझान, इनके ढंग, इनके भाव समानांतर होते हैं और करीब करीब ऐसा मालूम पड़ता है कि ये दोनों एक ही ढंग से जीते हैं, एक दूसरे की कॉपी की भांति होते हैं। इनका इतना एक जैसा होना और बहुत सी बातों से सिद्ध होता है। हम सबकी चमड़ियां अलग अलग हैं, इंडिविजुअल
अगर मेरा हाथ टूट जाए और मेरी चमड़ी बदलनी पड़े तो आपकी चमड़ी मेरे हाथ के काम नहीं आएगी, मेरे ही शरीर की चमड़ी उखाड़ के लगानी पड़ेगी। इस पूरी जमीन पर कोई आदमी नहीं खोजा जा सकता जिसकी चमड़ी मेरे काम आ जाए। क्या बात है। फिजियोलॉजिस्ट से हम पूछें कि चमड़ी के दोनों के बनावट में कोई भेद है, चमड़ी के रसायन में कोई भेद है, चमड़ी में जो तत्व निर्मित करते हैं चमड़ी को उसमें कोई भेद है? तो कोई भेद नहीं है। मेरी चमड़ी और दूसरे आदमी की चमड़ी को अगर हम रख दें एक वैज्ञानिक को जांच करने के लिए, तो वो ये ना बता पाएगा कि दो आदमियों की चमड़ियां हैं। चमड़ियों में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी हैरानी की बात है कि मेरी चमड़ी की को दूसरे की चमड़ी नहीं बिठाई जा सकती, मेरा शरीर उसे इंकार कर देता है। वैज्ञानिक जिसे नहीं पहचान पाते कि कोई भेद है, लेकिन मेरा शरीर पहचानता है, मेरा शरीर इंकार कर देता है कि इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हां, एक ही अंडे से पैदा हुए दो बच्चों की चमड़ी ट्रांसप्लांट हो सकती है, सिर्फ एक दूसरे की चमड़ी को एक दूसरे पर बिठाया जा सकता है, शरीर इंकार नहीं करेगा। क्या कारण होगा, क्या वजह होगी? अगर हम कहें एक ही मां बाप के बेटे हैं तो दो भाई भी एक ही मां बाप के, उनकी चमड़ी नहीं बदली जा सकती, सिवाय इसके कि ये दोनों बेटे एक क्षण में निर्मित हुए हैं और कोई इनमें समानता नहीं है। क्योंकि उसी बाप और उसी मां से पैदा हुए दूसरे भाई भी हैं, उन पर चमड़ी काम नहीं करती है, उनकी चमड़ी एक दूसरे पर नहीं बदली जा सकती। सिर्फ इनका बर्थ मूवमेंट, बाकी तो सब एक है, वही मां बाप है। सिर्फ एक बात बड़ी भिन्न है और वो है इनके जन्म का क्षण। क्या जन्म का क्षण इतना महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि उम्र भी दोनों की करीब करीब, बुद्धि माप करीब करीब, दोनों की चमड़ियों का ढंग एक सा, दोनों के शरीर के व्यवहार करने की बात एक सी, दोनों बीमार पड़ते हैं तो एक सी बीमारियों से, दोनों स्वस्थ होते हैं तो एक सी दवाओं से। क्या जन्म का क्षण इतना प्रभावी हो सकता है? ज्योतिष कहता रहा है इससे भी ज्यादा प्रभावी है जन्म का क्षण। लेकिन आज तक ज्योतिष के लिए वैज्ञानिक सहमति नहीं थी, पर अब सहमति बढ़ती जाती है। इस सहमति में कई नए प्रयोग सहयोगी बने हैं। एक तो जैसे ही हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, हमने कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े, वैसे ही हमें पता चला कि सारे जगत से, सारे ग्रह नक्षत्रों से, सारे ताराओं से निरंतर अनंत प्रकार की किरणों का जाल प्रवाहित होता है जो पृथ्वी पर टकराता है। और पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उससे अप्रभावित छूट जाए। हम जानते हैं कि चांद से समुद्र प्रभावित होता है, लेकिन हमें ख्याल नहीं है कि समुद्र में पानी और नमक का जो अनुपात है वही आदमी के शरीर में पानी और नमक का अनुपात है, द सेम प्रोपोर्शन। और आदमी के शरीर में 65% पानी है और नमक और पानी का वही अनुपात है जो अरब की खाड़ी में। अगर समुद्र का पानी प्रभावित होता है चांद से, तो आदमी के शरीर के भीतर का पानी क्यों प्रभावित नहीं होगा? अभी इस संबंध में जो खोजबीन हुई उसमें 2-3 तथ्य ख्याल में ले लेने जैसे हैं। वो ये कि पूर्णिमा के निकट आते आते सारी दुनिया में पागलपन की संख्या बढ़ती है। अमावस के दिन दुनिया में सबसे कम लोग पागल होते हैं, पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक। चांद के बढ़ने के साथ अनुपात पागलों का बढ़ना शुरू होता है। पूर्णिमा के दिन पागलखानों में सर्वाधिक लोग प्रवेश करते हैं और अमावस के दिन पागलखानों से सर्वाधिक लोग बाहर जाते हैं। अब तो इसके स्टैटिस्टिक्स उपलब्ध हैं।
अंग्रेजी में शब्द है लूनाटिक। लूनाटिक का मतलब होता है चांद मारा, लूनार। हिंदी में भी पागल के लिए चांद मारा शब्द है, बहुत पुराना शब्द है। और लूनाटिक भी कोई 3000 साल पुराना शब्द है। कोई 3000 साल पहले भी आदमियों को ख्याल था कि चांद पागल के साथ कुछ ना कुछ करता है। लेकिन अगर पागल के साथ करता है तो गैर पागल के साथ नहीं करता होगा। आखिर मस्तिष्क की बनावट, आदमी के शरीर के भीतर की संरचना तो एक जैसी है। हाँ, यह हो सकता है कि पागल पे थोड़ा ज्यादा करता होगा, गैर पागल पे थोड़ा कम कर सकता होगा, ये मात्रा का भेद होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गैर पागल पे बिल्कुल नहीं करता होगा। अगर ऐसा होगा तब तो कोई पागल कभी पागल ना हो, क्योंकि सब गैर पागल ही पागल होते। पहले तो काम गैर पागल पर ही करना पड़ता होगा चांद को। प्रोफेसर ब्राउन ने एक अध्ययन किया है। वो खुद ज्योतिष में विश्वासी आदमी नहीं थे, अविश्वासी थे, और अपने पिछले लेखों में उन्होंने बहुत मजाक उड़ाई। लेकिन पीछे उन्होंने सिर्फ खोजबीन के लिए एक काम शुरू किया कि मिलिट्री के बड़े बड़े जनरल्स की उन्होंने जन्म कुंडलियां इकट्ठी की, डॉक्टर्स की, अलग अलग प्रोफेशंस की। बड़ी मुश्किल में पड़ गए इकट्ठी करके, क्योंकि पाया कि प्रत्येक प्रोफेशन के आदमी एक विशेष ग्रह में पैदा होते हैं, एक विशेष नक्षत्र स्थिति में पैदा होते हैं। जिससे जितने भी बड़े प्रसिद्ध जनरल्स हैं, मिलिट्री के सेनापति हैं, योद्धा हैं, उनके जीवन में मंगल का भारी प्रभाव है। वही प्रभाव प्रोफेसर की जिंदगी में बिल्कुल नहीं है। ब्राउन ने जो अध्ययन किया, कोई 50,000 व्यक्तियों का, जो भी सेनापति हैं, उनके जीवन में मंगल का प्रभाव भारी है। आमतौर से जब वे पैदा होते हैं तब मंगल जन्म ले रहा होता है। उनके जन्म की घड़ी मंगल के जन्म की घड़ी होती। ठीक उससे विपरीत जितने पैसिफिस्ट हैं दुनिया में, जितने शांतिवादी हैं, वो कभी मंगल के जन्म के साथ पैदा नहीं होते। एक आध मामले में यह संयोग हो सकता है, लेकिन लाखों मामलों में संयोग नहीं हो सकता। गणितज्ञ एक खास नक्षत्र में पैदा होते हैं, कभी उस नक्षत्र में कभी पैदा नहीं होते, कभी उस नक्षत्र में कभी पैदा नहीं होते। ये कभी एकाध के मामले में संयोग हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर संयोग नहीं हो सकता है। असल में कवि के ढंग और गणितज्ञ के ढंग में इतना भेद है कि उनके जन्म के क्षण में भेद होना ही चाहिए। ब्राउन ने कोई 10 अलग अलग व्यवसाय के लोगों का, जिनके बीच तीव्र फासले हैं, जैसे कवि है और गणितज्ञ है, या युद्धखोर सेनापति है और एक शांतिवादी बर्ट्रैंड रसल है, एक आदमी जो कहता है विश्व में शांति होना चाहिए, और एक आदमी नीत्शे जैसा जो कहता है जिस दिन युद्ध न होंगे उस दिन दुनिया में कोई अर्थ न रह जाएगा। इनके बीच बौद्धिक विवाद ही है सिर्फ, या नक्षत्रों का भी विवाद है? इनके बीच केवल बौद्धिक फासले हैं, या इनकी जन्म की घड़ी भी हाथ बटाती है? जितना अध्ययन बढ़ता जाता है उतना ही पता चलता है कि प्रत्येक आदमी जन्म के साथ विशेष क्षमताओं की सूचना देता है। ज्योतिष के साधारण जानकार कहते हैं कि वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो विशेष नक्षत्रों की व्यवस्था में पैदा हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो विशेष नक्षत्रों में पैदा होने को उसने चुना। वो जैसा होना सकता था, जो उसके होने की आंतरिक संभावना थी, जो उसके पिछले जन्मों का पूरा रूप था, जो उसकी संयोजित अर्जित चेतना थी, वो इस नक्षत्र में ही पैदा होगी। हर बच्चा, हर आने वाला नया जीवन इंसिस्ट करता है अपनी घड़ी के लिए।
अपनी घड़ी में ही पैदा होना चाहता है, अपनी ही घड़ी में गर्भाधान लेना चाहता है। दोनों अन्योन्याश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं।